गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके आर्टिकल हैं, ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको बताती हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। शो दैट इफ द फीट ऑफ 3 of the 6 normals drawn from any point to the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1 lies on the plane lx plus my plus nz equal to p. The feet of other 3 lie on this plane. स्टूडेंट्स, आपको एक कॉनिकॉइड दे रखा है। आपको पता है किसी भी गिवन पॉइंट से आप कॉनिकॉइड पर 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। उसमें से 3 नॉर्मल इस प्लेन पर लाई कर रहे हैं। 3 नॉर्मल्स प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P पर लाई कर रहे हैं। ये आपको दे रखा है। आपको प्रूव करना है कि जो बचे हुए 3 नॉर्मल्स हैं, जो बचे हुए 3 नॉर्मल्स के फीट हैं वो इस प्लेन पर लाई करेंगे। ये आपको शो करना है। मीन्स आपको पता है 6 नॉर्मल है तो 6 फीट होंगे। उनमें से जो 3 फीट हैं वो तो गिवन प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इस प्लेन पर। आपको शो करना है कि बचे हुए जो 3 फीट्स हैं वो इस प्लेन पर लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा ही बिल्कुल एक एग्जाम्पल भी है आपका, तो आप क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। देखो गिवन कॉनिकॉइड आपको दे रखा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड फीट ऑफ 3 नॉर्मल लाइज ऑन प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz माइनस P इज इक्वल टू 0। कॉनिकॉइड को नंबर 2 दिया, इसको कॉनिकॉइड को नंबर 1 दिया हुआ है, इसको नंबर 2 दिया। ये दोनों आपको गिवन है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं सपोज करती हूँ कि जो 3 फीट आपके बच गए हैं वो लाई करते हैं दिस प्लेन पर। लेट अदर 3 फीट लाइज ऑन द प्लेन L' प्लस M' प्लस N' माइनस P' इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं कहीं से इस L', M', N' और P' की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो फिर आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारा काम है L', M', N' और P' की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ L', M', N' एंड P'। अब मैंने लिखी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2 and 3 इज, यानी कि अगर मैं बोलती हूँ आपको ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर निकालनी है जिसपे 6 फीट लाई करे तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? ज्वाइंट इक्वेशन। तो मैंने निकाली है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बोथ दीज प्लेन। ज्वाइंट इक्वेशन के लिए क्या करूँगी, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 पुट कर दिया। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ सरफेस थ्रू द 6 फीट ऑफ नॉर्मल्स। आपको पता है अब ये जो 6 फीट ऑफ नॉर्मल है वो इस वाली सरफेस पर भी लाई करते हैं, क्योंकि 3 इस पे लाई कर रहे हैं, 3 इस पे लाई कर रहे हैं। 6 के 6 फीट इस पर भी लाई करते हैं। दूसरा वो कॉनिकॉइड पर भी लाई करते हैं, ठीक है। फिर से देखो जो 6 फीट ऑफ नॉर्मल है वो इस कॉनिकॉइड पर भी लाई करेंगे और वो इस सरफेस जो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर आने वाली है उस पर भी लाई कर रहे हैं। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ ये दोनों की इंटरसेक्शन पर भी लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है जो इस पर भी लाई कर रहा है, इस पर भी लाई कर रहा है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन पर लाई करेगा। तो इसी तरह से जो 6 पॉइंट है दोनों की इंटरसेक्शन पर लाई करेंगे। तो मैंने निकाला है इक्वेशन ऑफ सरफेस थ्रू 6 फीट ऑफ नॉर्मल, यानी कि 6 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे पास होने वाली सरफेस आपको निकालनी है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ आपको ऐसी सरफेस निकालनी है जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास हो। आपको पता है दो ज्योमेट्रिकल फिगर के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो है सरफेस है या ज्योमेट्रिकल फिगर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक सरफेस को एज इट इज रखो, दूसरे को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसको तो मैंने एज इट इज रखा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? मैंने k से मल्टीप्लाई किया प्लस k इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू 0। उसके बाद किया कंपेयरिंग। वैसे तो देखो यहाँ जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की आएगी, जेड स्क्वायर की आएगी, एक्स एक्स आएगी, वाई वाई आएगी, सब तरह की टर्म आएगी। और राइट हैंड साइड पे सारी टर्म क्या है? 0 0 0, ठीक है।
तो जब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म आएगी राइट हैंड साइड पे ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस 0 इंटू वाई स्क्र प्लस 0 इंटू जेड स्क्र। तो कंपैरिजन कर लो, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा 0, ऐसे ही वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी 0 होगा, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा। या फिर इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। आपने देखो अभी आर्टिकल किया था एक क्वाड्रिक कोन का, कि जो सरफेस है 6 फीट ऑफ नॉर्मल है वो क्वाड्रिक कोन पर लाई करते हैं। क्यूबिक कर्व के बाद आपने एक आर्टिकल किया था, देखो यहाँ क्वाड्रिक कोन थ्रू 6 कॉन्करेंट नॉर्मल्स, और क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन निकली थी जिसके अंदर सिर्फ वाई जेड की टर्म हो, एक्स जेड की टर्म हो और एक्स वाई की टर्म हो। ये क्वाड्रिक कोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि होमोजेनस इन सेकेंड डिग्री होती है इक्वेशन, मीन्स उसमें सिर्फ यही टर्म आती हैं वाई जेड एक्स वाई, ठीक है। तो इट मीन्स आपने यहाँ से भी 2 तरीके हैं इसके, इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सारी क्या होनी चाहिए 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, पहले लिखा एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और उसको 0 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो कहाँ से आएगा, एक तो यहाँ से आएगा ए एक्स स्क्वायर, और एक देखो जब आप इस एल एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आएगी एल एल डैश एक्स स्क्वायर, और बाहर के मल्टीप्लाई है तो क्या टर्म आ जाएगी के एल एल डैश, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस के एल एल डैश, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा ए प्लस के एल एल डैश इज इक्वल टू 0। अब जिस स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप एक काम करना, ये तो आपके पास ऑलरेडी सोल्व है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, के से मल्टीप्लाई करना, फिर टर्म्स कलेक्ट कर लेना, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, जेड स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको 0 पुट कर देना, वाई स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको 0, ऐसे जेड स्क्वायर के साथ जो टर्म है मैं डायरेक्ट बताती हूँ। देखो एक वाई स्क्वायर की टर्म यहाँ से आ रही है बी वाई स्क्वायर, एक आप जब इस एम वाई को एम डैश वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आएगी एम एम डैश वाई स्क्वायर, और के मल्टीप्लाई में है तो टर्म बनेगी के एम एम डैश वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपके पास आएगा बी प्लस के एम डैश, बी प्लस के एम डैश इज इक्वल टू 0, ऐसे ही जेड स्क्वायर कोफिशिएंट से आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म -1 है, यहाँ देखो जब मैं इस p को इस p डैश से मल्टीप्लाई करूंगी तो टर्म बनेगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p डैश k, ठीक है। तो टर्म आएगी -1 प्लस के p डैश इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट हमें निकालनी थी एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यूज, निकाल लो यहाँ से। देखो लास्ट इक्वेशन से p डैश की वैल्यू निकलेगी, 1 उधर ले जाओ, kp से डिवाइड कर दो 1/kp। फर्स्ट इक्वेशन से l डैश की वैल्यू निकाल लेना, इस l डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी -a/kl, m डैश की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से, ऐसी थर्ड इक्वेशन से n डैश की वैल्यू आ जाएगी, और ये l डैश m डैश n डैश और p डैश अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें यहाँ आप पुट कर देना। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास इस टाइप की टर्म आएगी। अब इस टाइप की टर्म में देखो आपके पास क्या k नीचे से डिनोमिनेटर से देखो 1/k कॉमन ले लूँ, 1/k कॉमन लूँ, -1/k कॉमन ले लेना, -1/k कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ax/l प्लस by/m प्लस cz/n प्लस 1/p, और जो 1/k कॉमन आया था उसको 0 में शिफ्ट कर देना, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट इसमें जो आपको प्रूव करना था इसमें प्लस माइनस ही गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके पास प्लस आएगा, ये स्टेटमेंट ठीक कर लेना, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्लियर है। और देखो इवन आप जब एग्जाम्पल देखो तो उसमें भी आपको देख के क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में आई थिंक देखो एग्जाम्पल में प्लस ही दे रखा है, बस एग्जाम्पल में और इसमें डिफरेंस है, यहाँ इलिप्सॉइड दे रखा है और क्वेश्चन में आपको जनरल कॉनिकॉइड दे रखा है, बाकी बिल्कुल सेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली देखा ही है, पेपर में आ ही जाता है ये। देखो क्या है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड, नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ ए सेंट्रल कॉनिकॉइड, P पॉइंट पर सेंट्रल कॉनिकॉइड पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। पहले इतना ही देखते हैं, आगे की स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं। आपको पता है सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या लेते हो, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड इज ax स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब
P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो P पॉइंट को सपोज कर दिया लेट P x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ नॉर्मल, क्योंकि सेंट्रल कोनिकोइड मान लो ये आपका सेंट्रल कोनिकोइड है, यहाँ P पॉइंट है, इस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो दिस विल बी द फुट ऑफ नॉर्मल। उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1 z1, ठीक है। फिर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की 3 फॉर्म की थी, यहाँ मैं यूज करूंगी डायरेक्शन कोसाइंस वाली फॉर्म, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस वाली फॉर्म हमें यूज करनी है, और ये देखो आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप फाइंड आउट करोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा गामा की जगह हमने x1 y1 z1 लिया। टू द सेंट्रल कोनिकोइड क्या है, x माइनस अल्फा अपॉन ए पी अल्फा, y माइनस बीटा अपॉन ए पी बीटा, z माइनस गामा अपॉन सी पी गामा। यहाँ अल्फा बीटा गामा की जगह हमारे पास क्या है, x1 y1 z1। तो स्टूडेंट्स यही आ जाएगी, और करना कैसे है वो मैं आपको आर्टिकल में सारा सिखा चुकी हूँ। p क्या होता है, वेयर p इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट प्लेन दिस। अब इस पे टेंजेंट प्लेन क्या आएगा, ए एक्स x1 बी वाई y1 प्लस सी z1 इक्वल टू 1। और p परपेंडिकुलर लेंथ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस प्लेन पर 0 0 से x y z को 0 से रिप्लेस कर दो, 0 0 0, और ये -1 का मोड लोगे +1 हो जाएगा। डिवाइड करते हो x से कोफिशिएंट के स्क्वायर से, मीन्स a स्क्वायर x1 स्क्वायर बी स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर z1 स्क्वायर, दिस विल बी द p, ठीक है। तो हमें सिर्फ इससे काम करना है। मैंने डायरेक्शन कोसाइंस फॉर्म क्यों ली है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जनरली तो हम डायरेक्शन रेशियोज वाली फॉर्म लेते हैं। स्टूडेंट आज मैं एक ऐसे रिजल्ट आपको बता रही हूँ जो आपको किसी बुक में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। और आज के बाद नेक्स्ट वीडियो में कभी दोबारा मैं भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ उसको यूज़ करूंगी, तो आप ध्यान से समझ लेना। अगर मैं किसी लाइन की इक्वेशन लिखती हूँ x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन इज इक्वल टू आर, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर ये एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हो, ये रिजल्ट कब है, जब ये एल एम एन क्या हो, डायरेक्शन कोसाइंस, तो आर जो है इन दोनों पॉइंट की, इसमें देखो एक पॉइंट तो क्या है, ये लाइन पर एक्स वाई जेड जो जनरल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है x1 y1 z1। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, इस आर के इक्वल होगी। मान लो आर की वैल्यू मैंने 10 पुट करी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकलेगी, जो भी वैल्यू निकलेगी, फर्स्ट को लास्ट को ले लो, सेकंड लास्ट को ले लो, थर्ड लास्ट को ले लो, यानी कि जो पॉइंट निकलेगा x1 प्लस फर्स्ट और लास्ट को लिया, अगर आर की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी यहाँ, फर्स्ट और लास्ट को ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x1 प्लस 10l, y1 प्लस 10m, z1 प्लस 10n। तो इस पॉइंट की, ठीक है, और इस पॉइंट की, कौन सा पॉइंट जो पास कर रहा है x1 y1 z1, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू 10। और अगर यहाँ मैं 20 पुट करती हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये आएगी x1 प्लस 20l, y1 प्लस 20m, z1 प्लस 20n। तो फिर इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, 20। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर में आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हो। तो ध्यान रखना, जब जब डिनोमिनेटर में डायरेक्शन कोसाइंस होगा तो ये जो दो पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे देगी r, ठीक है। तो वही इसीलिए यहाँ पे आगे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मुझे इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या यूज़ किए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। आगे देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या था, नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल मीट्स द 3 प्रिंसिपल प्लेन्स G1, G2, G3। प्रिंसिपल प्लेन कौन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। जो नॉर्मल है वाई जेड प्लेन को G1 पे, वो आप कुछ भी ले सकते हो, वाई जेड की जगह एक्स वाई भी ले सकते हो। वाई जेड प्लेन को, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, वाई जेड प्लेन का मतलब, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। जैसे मैं लिखती हूँ, देखो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0,
ठीक है। और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है आपकी एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इसी तरह वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन होगी आपकी वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होगी जेड इक्वल टू 0। तो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो नॉर्मल है वो x इक्वल टू 0 प्लेन को g1 पॉइंट पर कट करता है, y इक्वल टू 0 पॉइंट को y इक्वल टू 0 प्लेन को g2 पॉइंट पर कट करता है, z इक्वल टू 0 प्लेन को g3 पॉइंट पर कट करता है। तो पहले मैं फर्स्ट प्लेन लेती हूँ x इक्वल टू 0। नाउ द नॉर्मल टू, दिस इज, इसको नंबर 2 डाला हुआ है, नॉर्मल टू मीट्स द कोऑर्डिनेट प्लेन x इक्वल टू 0 या मैं yz प्लेन बोलूँ इन g1, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल है x इक्वल टू 0 को कहाँ मीट करता है, g1 पॉइंट पर, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर x को 0 पुट कर दूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान से समझना, इस आर्टिकल में यही है, x को 0 पुट कर दूँ, बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज रखती हूँ। x को 0 पुट करो तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, 0 माइनस x1 अपॉन ax1p, y माइनस y1 अपॉन b y1p, z माइनस z1 अपॉन c z1p इज इक्वल टू, अब यहाँ नीचे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, नीचे डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये डिस्टेंस आएगी जो 0 yz, जो भी आपके पास ये 0 yz पॉइंट है और x1 y1 z1 है, उनके बीच की डिस्टेंस में यहाँ लिखूंगी। मैंने आपको बताया था जब जब नीचे वाले डायरेक्शन कोसाइंस होंगे दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यहाँ आएगी, ये जो r है दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बताएगा। जब मैंने x को 0 पुट किया तो पॉइंट मेरे पास बन गया 0 yz, और ये 0 yz कौन सा पॉइंट है, g1, क्योंकि मैंने कौन सा पॉइंट ली, जो आपको पता है कि जहाँ वो x इक्वल टू 0 प्लेन को कट कर रहा है नॉर्मल, वो पॉइंट क्या है आपका, g1। तो दिस पॉइंट जहाँ x इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट क्या है, g1, और ये पॉइंट आपका क्या था, p। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं लिख सकती हूँ p g1, दिस विल बी इक्वल टू p g1। स्टूडेंट इस आर्टिकल, इस वाले क्वेश्चन में यही सारा सब कुछ है समझने का। तो इसको मैंने p g1 लिखा। उसके बाद आप इस फर्स्ट को और लास्ट को ले लो। फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस x1 बाई ax1p इज इक्वल टू p g1। फिर से बताती हूँ, यहाँ से बन जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को ले लो क्योंकि सारे टर्म्स इक्वल हैं, माइनस x1 अपॉन ax1p इज इक्वल टू p g1। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ मैंने ये माइनस x1 अपॉन ax1p इज इक्वल टू p g1, x1 से x1 कैंसिल हो गया, p g1 निकाल लिया यहाँ से माइनस 1 बाई AP। जिस तरह से आपने x इक्वल टू 0 प्लेन लिया है उसी तरह से आप y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 लेके निकाल सकते हो। मैंने सिमिलरली करके लिखा है, आप करके भी दिखा सकते हो या सिमिलरली भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सिमिलरली नॉर्मल टू मीट्स द कोऑर्डिनेट प्लेन्स y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 इन g2 g3 रिस्पेक्टिवली। आपको पता है y इक्वल टू 0 को g2 पॉइंट पर कट करेगा और z इक्वल टू 0 को g3। तो जैसे मैंने यहाँ काम किया ऐसे इन दोनों के लिए काम कर सकते हो। तो p g1 की जगह p g2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई AP की जगह BP। ऐसे ही जब p g3 लिखूंगी तो माइनस 1 बाई CP आ जाएगा। आगे देखो आपको इसमें शो क्या करना था, शो दैट Pg1, Pg2, Pg3 की जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू A इनवर्स रेशो B इनवर्स रेशो C इनवर्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद इन तीनों की रेशियो निकाल लो, Pg1, Pg2, Pg3 इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस 1 बाई AP इज टू माइनस 1 बाई BP इज इक्वल टू माइनस 1 बाई CP। माइनस 1 बाई P कैंसिल कर देना, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C। इसको लिख सकती हूँ A इनवर्स इज टू B इनवर्स इज टू C इनवर्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आगे भी कहीं आता है ये किसी और एक्सरसाइज में भी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना और पेपर में भी आता है क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं।